जमाई साहब, उलेमा काउंसिल ने क्या लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, क्या मांगे दी है? जो महाविकास आघाड़ी, जो आपकी सारी पार्टियों की आघाड़ी है, वो क्या कह रही है? 10% मुस्लिम रिजर्वेशन जॉब्स में और एजुकेशन में चाहिए। वक्फ बिल को अपोज कर दीजिए। सर्वे कर लीजिए कि कितना यहाँ पर कब्रिस्तान और कितने मस्जिद जो है और दरगाह उनका लैंड वापस लिया गया है। 1000 करोड़ सिर्फ वक्फ बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र को मिलना चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि पुलिस रिक्रूटमेंट में मुस्लिम लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और जो पढ़े लिखे मुस्लिम वाले हैं उनको पुलिस रिक्रूटमेंट में आप ले लीजिए। इंडिया अलायंस शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट रामगिरी महाराज। चलिए, वो आपका फर्ज है। आप 1500 रुपए हर महीने इमाम और मौलानाओं को दे दे। ये सेक्युलर है? सेक्युलर है अमीक जमाई जी? हाँ जी, बिल्कुल। आपको तो मालूम है ना कि चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जो मुसलमानों के लिए क्या क्या प्रगतिशील आंदोलन चलाए हैं, तो आपको तो मालूम ही नहीं है। उलमाओं की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उनके लिए कब्रिस्तान की बाउंड्री का इंतजाम किया है। भारतीय जनता पार्टी को तो चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए था, और न जाने क्या क्या बड़े बड़े वादे हुए हैं। तो मेरा यह कहना है कि नाविका मैम, मैं आप जानती मैं अनावश्यक बहस नहीं करता हूं। राधिका खेड़ा बैठी है तो मैं उनको कुछ भी कहूंगा। मेरा समाजवादियों का एक बुनियादी मुद्दा यह है कि जब चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में बता रहा है कि हमारा एजेंडा ये है, माननीय अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, सेंटर और यूपी की लड़ाई में कौन डीजीपी रहेगा नहीं रहेगा। आप सोचिए कि यूपीएससी को मानने के लिए हमारा मुख्यमंत्री तैयार नहीं है, हम मानते ही नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री के अधीन जो यूपीएससी है वो हमारा है ही नहीं। वो होता कौन है, डीजीपी तय करेगा। इस झगड़े में यूपी का जो हाल है, माननीय अखिलेश जी ने जो आज सवाल उठाया, क्या गलत सवाल उठाया आप हमको बताइए। अगर इन हरकतों पे कहीं मुख्यमंत्री जी को हटाने का नाम आ रहा है, डिबेट है कि गेरुआ शब्द से क्या दिक्कत है, तो जवाब क्या आ रहा है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कि यूपीएससी में क्या चल रहा है, योगी आदित्यनाथ कैसे चुनाव के बाद हट जाएंगे। सवाल क्या, जवाब क्या? अब ये एक इत्तेफाक समझूं, ये कोइंसिडेंस समझूं, क्या समझूं? आप पत्रकार हैं, आप वो बात नहीं कर रही हैं। आप धर्म की एक्सपर्ट बन जा रही हैं आजकल। आप जो है समझ में नहीं आ रहा है। मैंने नहीं कहा। जो कुछ गेरुआ शब्दों और वस्त्रों के बारे में कहा वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। वो आपके अलायंस के बड़े नेता हैं, सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है ना इंडिया गठबंधन की, कि उनको सारा गुस्सा मीडिया पर ही आता है। आपस में तो बनती नहीं है, एक दूसरे से कुछ कहा जाता नहीं है। गुस्सा उतारना है तो मीडिया पर उतार दीजिए, आते जाते मीडिया को गाली दे दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब मैं थोड़ा ऊब गई हूँ, ये रोज मीडिया को गाली दे देते हैं। सवाल गेरुआ वस्त्र पे पूछ रही हूँ, जो पहने हुए हैं अमीक जमाई जी ने भी, गेरुआ कहेंगे नहीं उसे, पर रंग वही है। लेकिन यूपीएससी पर चले गए हैं। अखिलेश यादव को पता चल गया है कि योगी आदित्यनाथ हटने वाले हैं। ये कैसे हो रहा है? नवका जी, सबसे पहले तो ये कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस वक्त 2017 में योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे, भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। अब अखिलेश यादव को ये खबर है तो हो सकता है कोई उनको विशेष खबर हो, और किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में सत्ता परिवर्तन किसी विपक्षी पार्टी से पूछकर तो नहीं होता, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना। पहली बात। दूसरा ये कि 2022 का विधानसभा चुनाव बाकायदा योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा गया है, वो चुन कर आए। तो ऐसी कोई दूर दूर तक ऐसी कोई अफवाह असर करेगी ये मुझे लगता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कम से कम किसी एक व्यक्ति, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है कि वहां कोई तय कर ले कि यही बैठा रहेगा सारी जिंदगी और वही चलेगा। ऐसा नहीं होता। यहां सत्ता परिवर्तन भी होता है, नेतृत्व परिवर्तन भी होता है, लेकिन वो पार्टी के भीतर कार्यकर्ता और जिस तरह का जो उनके समर्थकों का जो जनादेश होता है उसके लिहाज से तय होता है। लेकिन अब मूल बात समझिए, योगी जी से इतना चिढ़ क्यों उन लोगों को हो रही है? आप सोचिए जरा, यही खड़गे जी थे ना जिन्होंने कह दिया था कि अगर मोदी जीत कर फिर से आ गया तो सनातन का राज हो जाएगा, सनातन बहुत शक्तिशाली हो जाएगा।
यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे प्रियांक खड़गे हैं ना, जो मंत्री हैं, उन्होंने क्या क्या कहा था। इन्हीं के साथी डीएमके के लोग हैं ना, ए राजा से लेकर उदयनिधि स्टालिन तक, उन्होंने सनातन और हिंदू धर्म के लिए क्या कहा था। और उसके बाद कोई आके कह देता है कि पत्रकार हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई। दुनिया का तमाशा, रोज रोज आप हिंदू धर्म पर टिप्पणी करेंगे, रोज रोज आप अयोध्या को अपमानित करने की कोशिश करेंगे, रोज रोज आप प्रभु राम पर टिप्पणी करेंगे, रोज रोज आप कहेंगे कि भगवाधारी है तो इसको मठाधीश माफिया एक बराबर हो गया, आप सनातन को खत्म करने की बात करेंगे डेंगू मलेरिया और एड्स की तरह, उसके बाद कहेंगे पत्रकार बोलेगा नहीं। पत्रकार देश का नागरिक नहीं है क्या? पत्रकार हिंदू नहीं है क्या? क्यों नहीं होगा? और मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छा जरा सेकुलरिज्म यही है कि आप ईमानदारी से सब बात करें, लेकिन आप बेईमानी करते हैं। यही फ्रॉड सेकुलरिज्म है जो हिंदुओं से पर प्रतिकूल टिप्पणी चाहता है। और बाकी सवाल सुन लो, नहीं है। सवाल तो पहले पब्लिक के ले लीजिए। मधु सिंह का भागलपुर से सवाल है, एक है तो सेफ है, अगर बांटने वाली भाषा है तो एक चुने हुए मुख्यमंत्री की भाषा को आतंक से जोड़ना, ये क्या समाज को जोड़ने वाली बात है? बता दीजिए जरा। नहीं, ऐसा कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। खड़गे जी दलित वर्ग से आते हैं ना, तो इसलिए ये मैं सुनवा दूं आपको, मैं सुनवा दूं खड़गे जी का। खड़गे जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये सुन ली, आप खुद सुन लीजिए, मैं क्या बता, आप ही बता दीजिए, अब सुन लीजिए। हाँ सुना दीजिए। वो हमारे साधु महाराज योगी आदित्यनाथ, वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अबे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। हाँ, सही बात है। बाटो काटो में क्यों करे? बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। तुलना किससे नहीं है? टेररिस्ट बोल सकते। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं कहा मुंह में राम बगल में छुरी, ये एक राजनीतिक जुमला है। अच्छा, टेररिस्ट भी क्या जुमला आप बात है। कर रहे हैं? राधिका खेड़ा टेररिस्ट उन्होंने भी कहा जुमला है कि जो लोग काटने वाले लोग हैं उनके लिए, हत्या करने वालों के लिए कहा है। आप उसको अनायासी अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष का चरित्र हनन करने पर उतारू। जवाब दे दूं इनका? जा जाना चाहिए। उम्मीद करूंगी आप बीच में नहीं बोलेंगे और बीच में चिल्लाएंगे नहीं बौखला के। बांटने की और काटने की शुरुआत आप लोगों ने 1947 में करी थी, जब देश को काटा। 1984 में काटने का काम आपने सिखों के नरसिंहार से किया, और साथ ही साथ जब हमारे कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी तो आपके साथ ही मुलायम सिंह यादव की पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे कार सेवकों पे गोली चलाई। तो लगातार हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ अगर कोई प्रहार करता आया है वो कांग्रेस पार्टी है। हिंदुओं में, हमारे सनातन में आपको भगवा में आतंकवाद दिखता है। लगातार हमारे हिंदुओं को, साधुओं को आप टेररिस्ट क्रमवार तरीके से झूठ बोल रहे हैं। साथ लेकर चलना है ना सबको, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर करिए। क्रमवार तरीके से इन्होंने झूठ बोला। देश को बांटने की थ्योरी सबसे पहले 1937 में, मैं बताना चाहता हूं आपको, सावरकर जी लेकर आए। द्वैराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? द्वैराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी। देश का इतिहास बदल दीजिए। 2 राष्ट्रों का सिद्धांत किसने दिया? ये सावरकर जी ने दिया पहली बार द्वैराष्ट्र का सिद्धांत। आप बातें करते हैं